प्यारे बच्चों, कल हमने नाटक की रचना प्रक्रिया के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने नाटक क्या है, फिर नाटक और अन्य गद्य विधाओं में क्या अंतर होता है, फिर हमने पढ़ा नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं उनका संक्षिप्त परिचय। यहाँ संक्षिप्त में कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल एवं वातावरण, अभिनयता, ये 6 तत्व हमने पढ़े। आज के इस वीडियो लेसन में हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नाटक का कथावस्तु या कथानक, जैसे कहानी में कथानक होता है वैसे हम नाटक में क्या बोलते हैं, कथावस्तु। देखिए, किसी भी चीज़ को अभिनीत होने के लिए पहले एक कहानी होनी चाहिए, एक कथा होनी चाहिए जिस पर वो अभिनीत होगा या इसको हम विस्तार देंगे, तो वो क्या है, कथावस्तु। एक नाटक के लिए आवश्यक होता है उसका क्या, कथावस्तु या कथानक। नाटककार को कथावस्तु, अब नाटककार है इसलिए कथावस्तु जब वो लिखना शुरू कर रहा है उसे सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि नाटक मंच पर अभिनीत होना है, तो उसी के अनुसार उन सब महत्वपूर्ण बातों को, समय को, काल को, इन सब चीज़ों को वह ध्यान में रखते हुए लिखेगा। तो कथावस्तु जो है सामाजिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे आपने कक्षा 9वीं में रीढ़ की हड्डी नाटक पढ़ा है, उसमें क्या है, किस तरह से वर्तमान समय की दहेज की समस्या को उठाया गया है और किस तरह से एक पात्रों को या कथावस्तु को लिया गया और उसका समय का अच्छा ध्यान रखा गया जिससे वह मंच पर भी अभिनीत हो सकता है। और कथावस्तु में जो महत्वपूर्ण चीज़ें नाटककार को ध्यान रखनी चाहिए वो कौतूहल मतलब जिज्ञासा, क्या होगा अगले दृश्य में अब क्या होना है, इस तरह की जिज्ञासा जो है दर्शक के मन में बनी रहे, रोचकता, उसका इंटरेस्ट लगातार उससे बना रहे। फिर उसके बाद शून्य से शिखर तक का सफ़र, मतलब कहानी या कोई भी चीज़ स्टार्टिंग लाइन क्या होती है, शून्य होती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं कहानी या घटना विस्तार प्राप्त करती है तो वह धीरे धीरे क्रमिक विकास के तहत वह शिखर तक पहुंचती है। तो वही जो सफ़र है शून्य से शिखर का, वह कथा नाटक में होना चाहिए। अब देखिए भाषा, नाटक जो है संस्कृत में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि यह दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। और पहले संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे क्योंकि उस समय की जो भाषा थी, जनभाषा जो थी, लोगों जो भाषा को समझ सकते थे, बोल सकते थे, वह संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे। वर्तमान समय में खड़ी बोली हिंदी है, जनभाषा जिसे लोग समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो क्या हिंदी में ही नाटक लिखे जाएंगे। और नाटक में जो शब्द, जैसे हम कहानी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कहानी में ऐसे क्लिष्ट शब्द ना हो जिससे पाठक की रुचि बाधित हो, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें बहुत सरल, सहज और प्रभावपूर्ण शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नाट्यशास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटककार द्वारा आवश्यक है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त मतलब सामासिक शब्दों का प्रयोग करें, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। नाटक की भाषा अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक ज़्यादा हो, मतलब कहानी में होता ना कि हाँ वह वहाँ से वहाँ गया या उसने ऐसा किया, ये सब बताया जाता है, लेकिन नाटक होता है इसमें बताया नहीं जाता ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो तो अभिनीत हो रहा है, वो तो दिखना चाहिए, वो क्रिया के रूप में होना चाहिए, इसलिए क्रियात्मक ज़्यादा हो, उसमें दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर होनी चाहिए। नाटक की भाषा ऐसी हो कि वह अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक व्यंजना की ओर ले जाए, मतलब सीधे सीधे शब्द जो बोले जा रहे हैं उनसे क्या अर्थ निकल रहा है, क्या व्यंजित हो रहा है, क्या व्यंजना है, उसे दर्शक समझने में सक्षम हो सके। नाटक का केवल एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20 से 25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक जो मौन होता है, एक बार डार्कनेस आती है नाटक में, बिल्कुल शांत, स्टेज बिल्कुल डार्क हो जाता है, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, एक या फिर बहुत तीखी सी ध्वनि की आवाज़ आती है। ये सब क्या है, प्रभाव डालते हैं। ये साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो दर्शक को बहुत सारी चीज़ों को समझने में सक्षम बनाते हैं। फिर क्या है, फिर है संवाद। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, एक सशक्त माध्यम है नाटक का, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। संवाद संक्षिप्त और परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए। संवाद जितना ज़्यादा सहज एवं स्वाभाविक होगा, उतना ही दर्शकों के मन को छू पाएगा। संवाद चाहे जितने भी तत्सम और किरिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों, लेकिन स्थिति अगर नाटककार ने लिख दिए, एक जैसे हम अगर जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करते हैं तो वहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, वहाँ पर कोई बहुत से क्लिष्ट शब्द भी हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में हम उसका मंचन करेंगे तो उस संवादों को अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा सरल किया जा सकता है या उनमें में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र जो करेक्टर हैं उस नाटक के, जो कह सकते हैं अभिनेता हैं, उनका चरित्र का चित्रण। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वैसा पाठ सतही और टाइप्ड ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभिनीत होना है। अभिनीत होने के लिए जो चरित्र हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ध्यान उन्हें देना होता है। अपने संवाद के द्वारा वो सशक्त बनते हैं, और उनके साथ साथ उनके हाव भाव, उनकी किस तरह से चरित्र में क्या क्या गुण समावेश किए हैं किसने, नाटककार ने, ये आवश्यक है। ऐसा ना हो कि जो लीड रोल पे में काम कर रहा है, जो चरित्र है, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण गुण ही नहीं है, हमें अजीब लगे, हमें कहे, हम सोचें कि यार नाटककार को इसकी जगह दूसरे को ही अपना क्या बनाना चाहिए था, चरित्र मुख्य स्तर पर से लाना चाहिए था। चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थितियों के मुताबिक अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। चलिए आगे आता है नाटक की शिल्प रचना। किस तरह से नाटक लिखा जाता है। वर्तमान काल में हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, वृश्चिकटिकम जैसे नाटकों में नाटकों की का ढांचा जो है वह मौजूद है। दूसरा लोक नाटकों का फॉर्म है, इसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सभी कुछ मौखिक रचना के माध्यम से घटित भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कठिन स्थल आए थे, जैसे रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, वह आपको यहाँ पर बताया गया। नाटककार के रचनाकार के साथ एक कुशल संपादक भी से होना चाहिए, मतलब एडिटर, किस तरह से धीरे धीरे वो हर एक चीज़ को एडिट कर सके। अगर कोई चीज़ समय के अनुसार नहीं लगती तो उसे एडिट करके वो कैसे लेकर आए। प्रवाह चित्र, नाटक एक दृश्य काव्य है, इसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक अपनी संपूर्णता तब प्राप्त करता है जब उसका मंचन किया जाता है। फिर नाटक के तत्व, फिर नाटक प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। नाटक में अस्वीकार की स्थिति निरंतर बनी रहती है। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको लिखना करना है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप लेखक के इस विचार से सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में अपने विचार लिखें। दूसरा, नाटक की शिल्प रचना पर प्रकाश डालिए। तीसरा, नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करें। ठीक है बच्चे, ये आप काम करेंगे और आशा है आपको ये नाटक की रचना प्रक्रिया समझ आ गई होगी।